2022 का साल याद है आपको? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत और उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर हालिया दिनों की वोट अधिकार यात्रा। हर यात्रा कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बनाती और कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति को एक धार मिलती हुई नजर आई। लेकिन फिर बिहार का चुनाव आया और बिहार के चुनाव के दौरान जो मोमेंटम अब तक बना था, ऐसा लगा जैसे विपक्ष उस मोमेंटम को खोता जा रहा है। इसके पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी, कसूरवार कौन, गुनहगार कौन, ये तमाम सवाल गूंजने लगे। और फिर आज की तारीख में अशोक गहलोत पहुंचते हैं, मुलाकात होती है बिहार में और कहा जाता है ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो गया है? और इससे भी आगे का सवाल ये कि जो कुछ बिहार में हुआ है, क्या वो आने वाले दिनों में और भी राज्यों में होगा क्या? खास तौर पर समाजवादी विचारधारा के कई इन्फ्लुएंसर बिहार का उदाहरण देते हुए अभी से अखिलेश यादव को चेताने लगे हैं। तो आज इन्हीं सब मसलों पर जरा खुलकर बात करेंगे, इसलिए हमने दावत दी है आज अपने स्टूडियो में विजय पांडे जी को। कांग्रेस के नेता हैं विजय पांडे जी, नमस्कार। मैं स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। सीधा सवाल, ऑल इज वेल? अशोक गहलोत ने कहा ऑल इज वेल। अलायंस चुनाव लड़ रहा है और अशोक गहलोत जी ने जैसा कहा है वैसा है भी। बिहार में हम लोग जिन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, कुछ सीटें कॉन्फ्लिक्ट की रही और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया और आगे नहीं, रिजॉल्व होने का मतलब होता है विजय जी कि रिजॉल्व ऐसे नहीं होता। रिजॉल्व का मतलब ये है कि भाई नामांकन वापसी हो जाए। देखिए, कई सीटें ऐसी, जब अलायंस लंबे समय आरजेडी के साथ, हमारा आज पहला अलायंस नहीं है, आरजेडी के साथ लंबे समय से अलायंस है। आरजेडी यूपीए का पार्टनर रहा, अभी इंडिया गठबंधन में है। तो आरजेडी के साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनको हम मना नहीं कर सकते और उन्होंने कैंडिडेचर अगर डिक्लेयर कर दिया या उन्होंने नॉमिनेशन कर लिया तो ठीक है, वो फ्रेंडली फाइट की सीटें होंगी और वो उन सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगा। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष यानी कि राजेश राम जी, कुटुंबा की सीट से इस बात का जिक्र जैसे ही शुरू हुआ कि कुटुंबा की सीट पे भी आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, राजेश राम का सीधा सा बयान आया, दो टूक जवाब उन्होंने दिया कि जब हम मैदान में उतर जाते हैं ना तो फ्रेंडली वंडली कुछ होता नहीं है, फिर सीधा मुकाबला होता है, जो आएगा देखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये राजेश राम जी जो बात कह रहे हैं, जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में होता है वो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे नहीं, एक प्रत्याशी के तौर पे अगर बात करेंगे तो उनकी बात एकदम सही है। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसमें कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, उसमें प्रत्याशी अपनी जीत आश्वस्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब पार्टी के स्तर पर बात करेंगे, अलायंस के स्तर पर बात करेंगे, तो ऐसी डिस्प्यूटेड या कॉन्फ्लिक्ट की सीटों का अलायंस पे या दूसरी और विधानसभा सीटों पे कोई प्रभाव ना पड़े, इस बात की पूरी कोशिश और पूरी सावधानी बरती जाती है। बस इतनी सी बात। ठीक बात है, लेकिन एक सवाल है, आपने चूंकि बड़ा अच्छा किया, आपने यूपीए की सरकार का जिक्र किया। 2004 में जब यूपीए को बहुमत मिला, अटल जी की सरकार गई, तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए इस बात की जिद पर अड़ गए थे लालू यादव। एक वो आरजेडी हमें याद आती है। लालू यादव ने खूब मेहनत करी, सोनिया गांधी के बंगले तक पर जाकर बैठ गए, कहा कि नहीं उठूंगा, आप प्रधानमंत्री बनिए। एक वो मोहब्बत लालू यादव की गांधी परिवार से। हमने वो भी मोहब्बत देखी कि भाई मटन वटन बन रहा है, राहुल जी जाते हैं, वो मोहब्बत दिखती है दोनों परिवारों के बीच। लेकिन आज की तारीख में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिहार में, कांग्रेस वर्सेस जो आरजेडी तस्वीर आई, जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, आप इसे कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, ये असल में उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ये पार्टी मतलब मैं कांग्रेस की तरफ से बात कहूंगा तो ये कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा तो नहीं कि इमोशन पे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इमोशन की बजाय आइडिया पे ड्राइव होती है। तो आइडिया से जब ड्राइव होती है तो उसमें इमोशन की जगह थोड़ी कम होती है। इमोशन, बिना इमोशन के तो कोई आइडिया कैरी नहीं कर सकते आप। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इमोशन का प्रोपोर्शनेट थोड़ा कम हो जाता है, आइडिया ज्यादा होता है। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बिहार की पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार में सरकार बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कोई रिलेशन कैरी करना। तो और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष को, इंचार्ज को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो किस तरीके से फैसले ले।
और जहां मामला फंसता है वहां पर शीर्ष नेतृत्व हस्तक्षेप करता है। ठीक बात है। अब यहाँ पे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रदेश अध्यक्ष को और प्रभारी को जी पूरी स्वतंत्रता थी जी, ये बिहार के संदर्भ में आपने कहा। ठीक बात। यहां से पूरी स्वतंत्रता थी दिल्ली से, यही तो एक बड़ा कारण नहीं है कि आपके कांग्रेस के भी कई नेता नाराज हो गए? देखिए, आप ये बात कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, यही बात अभी 7-8 दिन पहले हम लोग जेडीयू और भाजपा के लिए कह रहे थे। हाँ। देखिए, सीट बंटवारे में नहीं, जेडीयू की बात, जेडीयू का कोई होता हम जेडीयू की बात करते। मैं आपसे उदाहरण मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं, जेडीयू की अगर आप बात करते तो भाई जेडीयू ने तो नीतीश कुमार ने अंतिम समय में कमान अपने हाथ में ले ली। जी, मैं वही कह रहा हूं, वहां पर भाजपा को बैकफुट पे जाना पड़ा। देश की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बैकफुट पे है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं कि जहां पर हम कांग्रेस देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, मैं विधायी तौर पे बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री तौर पे बात कर रहा हूँ, वो बैकफुट पे नहीं है। वो बराबर साझेदारी से चुनाव लड़ रही है। सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन बिहार में राहुल गांधी जी का प्रभाव कहीं किसी से कम है, ये बात हम नहीं कह सकते। आपके एक राज्यसभा सांसद आपने अभी वोट अधिकार मताधिकार यात्रा में आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जिस तरह से पूरे देश में है, उससे कहीं कम बिहार में नहीं है। एक्चुअली इसलिए मैंने इसी सवाल से शुरुआत भी की थी कि वो जो मोमेंटम एक बनाया राहुल ने 2022 से लेके अब तक, वो मोमेंटम तो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है बिहार में। कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। सीटों के बंटवारे के समय ऐसा लगता है कि वो बिगड़ गया है। जैसे ही कैंपेन शुरू होगा आपको दिखेगा कि वो पूरा मोमेंटम, वो असल में वो मोमेंटम राहुल जी ने बनाया, वो राहुल जी की वजह से बना, लेकिन वो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ पूरा मामला है, भाजपा की नीतियों के खिलाफ खड़ा मोमेंटम है। वो जैसे ही कैंपेन शुरू होगा मोमेंटम दोबारा से गेन हो जाएगा। राहुल जी जैसे ही जाएंगे दोबारा बिहार में, जैसे ही राहुल जी बिहार कैंपेन करने जाएंगे, वो मोमेंटम फिर से खड़ा दिखेगा आपको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2-4 सीटों का मामला है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। अभी समय है, आप देखिए ना। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इसी कुर्सी पर अभी तकरीबन 1 सप्ताह पहले समाजवादी पार्टी के कार्य समिति के सदस्य हैं, वो आए थे, वो बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा कि बिहार में महागठबंधन की अगर बात करें सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो उन्होंने कहा नो डाउट राहुल गांधी, ये उनका जवाब था। लेकिन आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे अब तक कई बार कई पत्रकारों ने सवाल किया और हर सवाल का जवाब एक ही आता है उनकी तरफ से, नाम आता है तेजस्वी यादव। क्या कांग्रेस, देखिए, ये समझदारी है। कोई भी नेता जब बात करता है तो उनके बेटे एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, मैं अखिलेश प्रसाद सिंह की बात कर रहा हूं, उनके बेटे हैं आकाश सिंह, महाराजगंज से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बेटे ये फेसबुक पोस्ट करते हैं कि भाई लालगंज में आप कांग्रेस के प्रत्याशी को हराइए और आरजेडी के प्रत्याशी को वोट दीजिए। देखिए, ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं और कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं। इस पे पार्टी फैसला लेगी, वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। पार्टी उस पे फैसला लेगी कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके साथ अगर किसी ने इस तरीके का पोस्ट किया है तो उस पे क्या पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अखिलेश जी का ये स्टेटमेंट भी कोई कहीं गलत नहीं है कि बिहार में अगर इस हमारे अलायंस को लीड कर रहा है तो आरजेडी लीड कर रही है, सबसे ज्यादा सीटों पे वो लड़ रही है, तो अनडिस्प्यूटेडली लीडर है वो। लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये डिसीजन तो सारे अलायंस पार्टनर्स का डिसीजन है। और वो जब अभी तक जो नहीं हुआ है, इस बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है और किसी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लीडर कहना तो कोई गलत बात नहीं है। अगर महागठबंधन का देशव्यापी नेता कोई है तो राहुल गांधी है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो जो समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा उसमें भी कोई गलती नहीं है, जो अखिलेश जी ने कहा उसमें भी कोई गलती नहीं है। बिहार में अलायंस का लीडर कोई है तो तेजस्वी यादव है, अलायंस के लीडर है, बट ही इज नॉट फेस ऑफ टिल नाउ, ही इज नॉट फेस ऑफ सीएम कैंडिडेट। कल हो सकते हैं, संभावित है, अगर डिसीजन हो गया होगा या कल हो जाएगा या आज रात को हो जाएगा और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर हो जाता है तो मैं भी यही कहूंगा कल हो सकता है, मतलब संभावना मैं कह रहा हूं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग बिना देखिए, हम अपनी तरफ से चुनाव का चेहरा घोषित करते हैं। सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना यह विधायी परंपरा नहीं है, यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहती है कि विधायक दल का नेता तय करेगा, विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, वो सीएम कैंडिडेट जब विधायक चुन के आएंगे उसके बाद होगा। कांग्रेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, तो हमने आज तक नहीं किया ऐसा कि हमने कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया हो। ऐसे सवाल मीडिया में कहे जाते हैं, वो कतई
एंटी डेमोक्रेटिक हैं, कम से कम हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इस तरीके की कोई घोषणा करना मुझे लगता है कि जायज नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जी से बार बार जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बाद में तय होगा। तो ये बाद में ही तय होता है, होना चाहिए, सबको यही करना चाहिए। जो लोग भी ऐसा करते हैं कि ये मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री पद का कोई चुनाव लेकिन आप ये डेमोक्रेटिक उसकी दुहाई दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस आज की तारीख में नीतीश कुमार को बार बार डरा भी रही है कि देखिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा है। उनके यहाँ ये परंपरा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो परंपरा नहीं है, हम पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। उन्होंने तो इस परंपरा को लगातार अब तोड़ा है। वो कर दिल्ली में तोड़ा, मध्य प्रदेश में तोड़ा, वो तोड़े, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि वो लोग सामने राजस्थान में तोड़ा। देश के स्तर पे भी उनको 2024 में कहना चाहिए था कि हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बाद में घोषित नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से काम कर रही है। आपके यहाँ जैसे राजस्थान में चुनाव होता है, तो राजस्थान में सुन लीजिए, राजस्थान में चुनाव होता है तो ये बात लोगों को पहले से पता होती है, या तो सचिन पायलट या तो अशोक गहलोत अगर कांग्रेस सत्ता में आई। मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो लोग कहने लगते हैं कि अरे कौन होगा, या तो कमलनाथ या तो दिग्विजय। दिल्ली में ये लोग है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि ठीक है, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, अब कौन होगा मुख्यमंत्री वो अंतिम समय में पता चलता है। उनके पास एक मशीन है, चुनाव जीतने की मशीन। तो चुनाव जीतने की मशीन, वो मशीन आपके पास क्यों नहीं है? हमारे पास नहीं है। उनके पास चुनाव जीतने की मशीन है, और वो राहुल गांधी जी अपने बार बार प्रेजेंटेशंस में साफ कर चुके हैं कि एक ऐसी मशीन है जो चुनाव जीतने की मशीन है। अब वो चुनाव जीतने की मशीन के सामने सारे नेता गौण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो स्थानीय नेतृत्व है। स्थानीय नेतृत्व में कयास लगाना कि ये दो राज्य, एक राज्य है, इसमें 5 नेता हैं, इनमें से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन पार्टी कभी ये कह दे कि ये नहीं, ये हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की परंपरा में ऐसा कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, और ऐसा होगा भी। तो लेकिन अगर अलायंस अपना लीडर घोषित करता है कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। हमने कहा कि हम राहुल जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि वो पीएम कैंडिडेट है। पप्पू यादव से कांग्रेस का क्या रिश्ता है? देखिए, पप्पू यादव से कांग्रेस का रिश्ता क्या है इसमें, देखिए पप्पू, कोई भी अगर आदमी, वो एमपी है, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, अगर वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उनका सम्मान है और यही सम्मान कांग्रेसी है। देखिए, वो अपने आप को कह रहे हैं कांग्रेसी हैं, और वो कांग्रेस को लगातार अपनी पार्टी का विलय भी कर चुके हैं, तो कांग्रेसी हैं। दूसरी बात, लेकिन उनको टिकट नहीं दे पाए आप लोग। टिकट, देखिए कुछ फिर अलायंस की बहुत सारी ऐसी लंबे, वो बदला तो नहीं दे रहे आरजेडी से इस समय? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलायंस कंफर्टेबल है, अलायंस एकदम जैसा था वैसा है। पप्पू यादव जी कांग्रेस को सम्मान करते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस भी वो सम्मान का रिश्ता है एक दूसरे के प्रति। हम भी उनकी पूरा आदर करते हैं और वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। यही रिश्ता है हमारा उनके साथ, यही रिश्ता है। लेकिन पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के मंचों पे इस समय नजर आ रहे हैं, और जहां भी नजर आ रहे हैं, अभी कल की बात है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया, कल उनके 2 बयान आए। एक बयान तो उन्होंने सीधे नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया, कहा कि कांग्रेस के साथ ही आपको सम्मान मिलेगा, आ जाइए चुनाव के बाद। देखिए, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं होगा। तो ये बात कह देना या मजाक में ये बात कह देना, तो इसमें कोई गलत बात, संभावना इसकी भी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन उनके बारे में ये कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कह सकता हूँ कि नीतीश जी वहां क्या कर रहे हैं, आपको वहां क्या काम है। आपकी पूरी जो वैचारिकी की राजनीति है, वो वहां आपको कंफर्टेबल नहीं है। आप किसी मजबूरी में वहां हैं, आपको बहुत पहले वहां से चला आना चाहिए था, आपको ये सरकार ही नहीं चलानी चाहिए। फिर ऐसे में हमको जून 2024 याद आता है जी। लोकसभा के नतीजे आ गए, नीतीश कुमार खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, सम्राट चौधरी पहुंचते हैं, मुलाकात नहीं होती है, नीतीश कुमार से किसी की मुलाकात नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार एक फोन कॉल का वेट कर रहे थे। वो फोन कॉल बहुत हद तक संभव था कि दिल्ली से एक फोन कॉल जाता, वो फोन कॉल गया नहीं। कई लोगों ने बातचीत करी, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें आई। बाद में पता चला कि आपके नेता ने, जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई भरोसे के लोग हों तो बात की जाए, जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते उनसे हम बात नहीं करेंगे। देखिए राहुल जी, और इस वजह से सरकार नहीं बन पाई आपकी। राहुल जी का ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। देखिए, पब्लिक ने हमें मैंडेट नहीं दिया था। पब्लिक ने जब हमें मैंडेट नहीं दिया था, या मैंडेट चोरी हो गया था, दोनों जैसे, एक ही जैसी बात है। तो अब जब मैंडेट चोरी हो गया और हमारे पास स्थायी तौर पे साफ साफ दिख रहा है कि मैंडेट नहीं है, तो सरकार बनाने के प्रयास गुणागणित से करना, ये राहुल जी की फितरत नहीं है, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। बहुत फर्म आइडिया के साथ पॉलिटिक्स करते हैं।
तो उनका ये बात बहुत साधारण सी, बहुत साफ सी बात है कि भाई हम सरकार बनाने की कोशिश तब करेंगे जब हमारे पास लोग आके कहें कि नहीं राहुल जी आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। हम प्रयास करें, गुणागणित करें, जोड़ भाग करें, वो उनका काम नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सरकार हम तभी बनाएंगे जब हमें सामने से आकर के लोग कहें कि नहीं आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसी सरकार जिसका जो स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, जो हमारे स्टेबल पार्टनर्स ना हो, उनके साथ सरकार बनाने का कोई लॉजिक नहीं था। और ये देखिए आप साफ दिखने लगा है आपको, जिस तरीके से देश चला रहे हैं ये, जिस तरीके से बिहार की सरकार इन्होंने चलाई, वो हमें, और पब्लिक में जिस तरीके से गुस्सा है वो मताधिकार यात्रा में आपको दिखा ही है, आगे भी दिखेगा। अभी चुनाव कैंपेन शुरू होगा, राहुल जी जाएंगे, कांग्रेस के स्टार प्रचारक जाएंगे। हमने सुना सिर्फ 60 सीटों पर ही जाएंगे। देखिए ये तो पार्टी का फैसला होगा कि 60 सीटों पे जाएंगे या 243 सीटों पे जाएंगे। ये भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे जो परमानेंट पार्टनर्स हैं, वामदल हैं, वीआईपी की सीटें हैं और आरजेडी की सीटें हैं, जिन सीटों पे देखिए 243 सीटों पे जाना भी संभव नहीं है। अगर ये जाहिर सी बात है 60 सीटों पे भी जाना संभव नहीं है। 60 सीटों पे भी जाना संभव नहीं है। तो राहुल जी किन सीटों पे जाएंगे ये तो चुनाव उनका है या बिहार की टीम का है। वो जहां देखेगी संभावना है राहुल जी को जाना चाहिए, उनके जाने से जहां ज्यादा फर्क पड़ेगा वहां वो जाएंगे। और जहां फर्क नहीं पड़ेगा, जहां कम फर्क पड़ेगा, जहां ज्यादा संभावना है चुनाव जीतने की, वहां राहुल जी जाएंगे और डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल आता है मन में। इस बीच में राहुल गांधी को 2 बार फोन करना पड़ा, 2 लोगों को। एक फोन कॉल राहुल गांधी, इंटरनल इंफॉर्मेशन बहुत होती है नहीं, एक फोन कॉल राहुल गांधी करते हैं एक मुख्यमंत्री को, है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत नाराज थे। इंटरनल इंफॉर्मेशन तो रहती है, आप ही के नेता हैं, कई लोग हैं, वो लोग दे जाते हैं तो रहती है इंफॉर्मेशन। तो वो फोन जाता है एक मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जो है वो उस समय तक 6 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर चुके थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उनके साथ वादा खिलाफी करी आरजेडी ने, यह आरोप था उनके ऊपर। उनके तमाम प्रवक्ताओं ने यह कहा कि भाई राजनीतिक धूर्तता हुई है। शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटा, फिर राहुल का फोन किया, उन्होंने ये कह दिया, इस बात का ऐलान कर दिया कि ठीक है भाई नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, नहीं लड़ेंगे बिहार में। आज की तारीख में झारखंड में आरजेडी का एक विधायक है, उसके बावजूद जेएमएम अगर अपना एक स्टेक मांग रही थी छोटा सा, जिस वायदे के साथ आरजेडी को वहां स्टेक दिया गया था, तो क्या आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन के साथ ये गलत हुआ? ठीक है, अभी राहुल ने संभाल लिया, लेकिन कब तक राहुल संभालते रहेंगे इस तरीके से इंडिया अलायंस को? आपने मेरी बात कर दी है, आपने मेरी बात कर दी है। राहुल जी ने संभाल लिया। देखिए एक नेता की जिम्मेदारी, अलायंस के लीडर की जिम्मेदारी ये होती है। नहीं तो ये बिहार में तो संभालने की जिम्मेदारी तेजस्वी को उठानी चाहिए थी। ऐसा देखिए फिर अगेन, क्योंकि ये इंटरस्टेट मामला है, हेमंत सोरेन जी इसमें इन्वॉल्व है, जेएमएम इन्वॉल्व है, इसलिए इस पे स्टैंड तो राहुल जी को लेना था। उन्होंने मामले को संभाल लिया है, आगे भी वो संभाल लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, अब इसीलिए मैंने दूसरे फोन कॉल का भी जिक्र किया था, वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तभी जाकर के टली 12 से 4, 4 से 6, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मतलब सहनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि राहुल का फोन गया और राहुल ने इस बात का आश्वासन दिया, भैया आपको सम्मानजनक सीटें मिल जाएंगी, परेशान ना होइए। तो ये ठीक है, इंटर स्टेट मामला था, ये तो बिहार का मामला था। मुकेश सहनी तो लगातार आरजेडी के साथ रहते हैं। आपको देखिए, आपको नहीं लग रहा कि आप लोगों ने, देखिए 2 नेशनल पार्टीज है, मैं आपको एक दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 नेशनल पार्टीज हैं, एक भाजपा है और एक कांग्रेस है। मैं कुल मिला के ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, आपको नहीं लगता आरजेडी कहीं ना कहीं गलती कर रही है? आपके साथ भी कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये आरजेडी का पार्ट है। हम अलायंस में क्या कर रहे हैं, अलायंस के प्रति वो क्या किस तरीके का व्यवहार है, या हमारा उनके प्रति क्या व्यवहार है, मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे होता है। 2 पार्टियां, 2 देश में 2 बड़े अलायंसेस हैं, एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए है। एनडीए और इंडिया का डिफरेंस ये है कि एनडीए का लीडिंग पार्टनर है भाजपा और एनडीए की लीडिंग पार्टनर है कांग्रेस। कांग्रेस अपने अलायंसेस को पूरा मौका देती है राजनीति करने का, उन्हें फ्लोरिश करने का, उन्हें डेवलप करने का, और यही कमिटमेंट कांग्रेस का है जो उसके अलायंसेस लंबे समय तक चलते हैं। भाजपा के साथ अलायंसेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा पूरी तरीके से अलायंसेस को निचोड़ना चाहती है, वो अलायंसेस का इस्तेमाल करना चाहती है और करती भी है। तो हमारे साथ तो हमने वीआईपी को कमिट किया या जेएमएम को कमिट किया, ये हमारा मामला है। हम चाहते हैं कि अलायंसेस लंबे समय तक चले और रीजनल लीडरशिप को किसी तरीके का नुकसान ना हो। भाई उस प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं
उस प्रदेश के लोगों की उम्मीदें रीजनल लीडरशिप पे हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से उन लीडरशिप को नुकसान पहुंचे। तो राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है, वो हमेशा इस बात को पूरा करते हैं। हम एनडीए की तरह बर्ताव नहीं कर सकते, हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी का गला नहीं घोट सकते। मध्य प्रदेश में आपने अखिलेश यादव को सीट नहीं दी थी, हरियाणा में अहिरवार बेल्ट में अखिलेश यादव 1-2 सीटें चाहते थे, वो भी नहीं दी थी। फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पर कांग्रेस हमेशा से चुनाव लड़ती आई है, जहां पर आपका लड़ते तो आप पूरे देश में थे। आप नहीं, हमेशा आज की तारीख में जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज तो आप ही के वोट बैंक पे खड़ी हुई हैं। 90-85 के बाद की बात कर रहा हूँ, जहां से रीजनल पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ, जहां से अलायंसेस का दौर शुरू हुआ, वहां से आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कांग्रेस का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदला। ओके। और जहां पर हम 1-to-1 चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां पर किसी को भी कोई सीट सिर्फ जाति के आधार पर देना, कांग्रेस कभी भी इस तरीके के फैसले नहीं लेती है, भविष्य में भी नहीं लेगी। जाति के आधार पर राजनीति करना कि यहाँ हमारी जाति के यहाँ पर ये वोट है, तो बहुत सारा वोट और ऐसा है जहां पर आपका कोई स्टेक नहीं बनता, जहां पर आपकी जाति 10%, 15% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, फिर भी आपको वहां सीट मिलती है। तो कहीं पर आपके जाति की अहिरवाल कोई बेल्ट है, हमारे पास क्या वहां पर यादव नेतृत्व तो नहीं है क्या? हमारे पास वहां यादव लीडरशिप नहीं है क्या? हमारे कैप्टन अजय सिंह उस चुनाव तक तो थे ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओबीसी डिपार्टमेंट के, हमारे पास वहां यादव नेतृत्व था। तो आप यादव अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यादव वहां पर ज्यादा है इसलिए हमको वहां सीट चाहिए, या यहाँ पर फलाना जाति ज्यादा है इसलिए सीट चाहिए, इस तरीके का कोई ग्राउंड राजनीति के लिए नहीं होता है। हाँ, ये है कि आप अगर वहां पर आपकी कोई चुनाव की तैयारी होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता, कोई संगठन होता, आपके लोग दावेदार होते, हमको अलायंस में सिर्फ इसलिए टिकट दे दीजिए, या कांग्रेस बिहार में ऐसा कह रही होती कि हमको अलायंस में सिर्फ इसलिए टिकट दे दीजिए क्योंकि हमारा यहाँ ये आधार है, इसलिए हमको 70 सीटें, 80 सीटें, 90 सीटें चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ। कांग्रेस का जहां स्ट्रक्चर है, जहां उसके पास कैंडिडेट है, जहां पिछली बार वो लड़ी थी, जहां पिछली बार वो अच्छा परफॉर्म की थी, वही सीटें कांग्रेस मांग रही है। इतनी सी बात है, दोनों फैसलों में ये अंतर है। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल अब बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ। बहुत सारे समाजवादी इन्फ्लुएंसर अखिलेश यादव को चेताने लगे हैं कि देखिए भैया, कांग्रेस ने मामला अटका दिया है, आरजेडी के साथ जो हो रहा है कहीं ऐसा ना हो आपके साथ हो, अभी से सारा गुनाह गरित करके बैठ जाइए, राहुल गांधी को बिठा लीजिए अपने साथ और पहले कंफर्म कर लीजिए कितनी सीटें चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव के 1 साल पहले अगर अलायंस डिक्लेयर हो जाए, ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, उनके लिए भी फायदे का सौदा है। चुनाव के 15 दिन पहले अखिलेश यादव के सैनिकों ने, सिपाहियों ने, सेनापतियों ने तो अजय राय को सांसद घोषित कर दिया वाराणसी से। वो तो कहते हैं नरेंद्र मोदी सांसद ही नहीं, हमारे सांसद अजय ग्राउंड्स पे उन्होंने कहा, ये इसमें कोई तो पब्लिक डोमेन में है कि 7 राउंड तक जो है वो नरेंद्र मोदी पीछे थे, 1.5 घंटे काउंटिंग रुकवा दी गई। अब उस काउंटिंग उस दौर में क्या हुआ ये तो इलेक्शन कमीशन जाने और नरेंद्र मोदी जाने। वो तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश तो दोस्ती पूरी निभा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश में हमारा अलायंस है, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और अगर अलायंस जितना पहले डिक्लेयर हो जाएगा, दो अलायंस पार्टनर्स को उतना फायदा होगा। दोनों जगह के लीडरशिप्स को ये पता होगा, स्थानीय नेताओं को ये पता होगा कि हमको इस क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो चीजें हमें बिहार में देखने को मिली, अब इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि रार नहीं ठनी, दिक्कतें नहीं हुई, ये सामने है सबके, आपके नेताओं के भी बहुत बयान है। क्या हम ये मान के चले ये चीज उत्तर प्रदेश में नहीं होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 2 भाइयों के बीच बंटवारा होता है, बैठ के बंटवारा होता है, फिर भी कुछ ऐसी जगह बच जाती हैं जहां पर दोनों लोग क्लेम करते हैं। फिर वो धीरे धीरे अगर दोनों समझदार हैं, दोनों भाई समझदार हैं, तो दोनों अपने उस मामले को धीरे धीरे निपटा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई जगह कॉमन शेयरिंग में चली जाती है कि नहीं चलिए यहाँ पर हम दोनों लोग भैंस बांधेंगे, या हम दोनों लोग एक काम कर लें, यहाँ कॉमन बैठका बना लेते हैं। तो ये तो बहुत साधारण प्रक्रिया है। 2 भाइयों के बीच में अगर कोई बंटवारा होता है तो साधारण प्रक्रिया से निपट जाता है। अगर दुश्मनी ठान ली जाती है तो नहीं निपटती। अगर आज लालू जी का नेतृत्व होता पूरी तरीके से, तो क्या ये स्थितियां होती? ये काफी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लालू जी का नेतृत्व होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि लालू जी जैसा मैच्योर पॉलिटिशियन इंडिया अलायंस में की सबसे बड़ी मजबूती है। उन्होंने हमेशा जिस तरीके से एंटी बीजेपी लाइन ली है, जिस तरीके से सेकुलरिज्म के साथ खड़े होने का कमिटमेंट है उनका, जिस तरीके से इस देश को जानते हैं वो कि कांग्रेस के लीडरशिप में ही ये देश मजबूत रह सकता है, लालू जी होते तो ये फैसले और बेहतर होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी के रहते बेहतर नहीं हुए, लेकिन वो रहते तो और बेहतर रहते। ठीक है, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, लालू जी रहते तो फैसले बेहतर होते।
हालांकि विजय जी चूंकि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी लाइन से आते हैं, तो वो पार्टी लाइन से ऊपर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक सच्चाई जरूर है और ये एक पीड़ा आज की तारीख में इंडिया अलायंस के कई घटक दलों के भीतर भी है कि गलती जहां पर हुई वो यही हुई कि तेजस्वी और उनके आसपास की मंडली, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार का पुट थोड़ा ज्यादा था। अब सवाल तो यही है कि राहुल आखिरकार कब तक जेएमएम को मनाएंगे, कब तक वीआईपी को समझाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो वहां तेजस्वी की ज्यादा बनती थी। तेजस्वी का घर था, तेजस्वी बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए बेताब थे, हर जगह अपना नाम चिपका रहे थे और खुद को खुद से ही मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री बता रहे थे। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया विजय जी। थैंक यू।